दोस्तों किसी कारणवश आज सीक्रेट घर जमाई का लास्ट एपिसोड हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि लास्ट एपिसोड थोड़ा सा बड़ा है। तो कल हम आपको पूरा बड़ा एपिसोड और लास्ट एपिसोड कल ही सुना पाएंगे। इसलिए आज अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर को एंजॉय कीजिए और कल हम सुनेंगे लास्ट एपिसोड सीक्रेट घर जमाई का। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारी कहानी जिद्दी बिलियनियर अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सुने और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारी ये कहानी 1-2 दिन में जैसे ही सीक्रेट घर जमाई खत्म होगी, इसका टाइम हम 6:15 बजे कर देंगे, जिससे आपको सुनने में आसानी होगी। और उसी के साथ हम 1-2 दिन के अंदर ही नई कहानी और शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए आज के एपिसोड नंबर 14 जिद्दी बिलियनियर में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। तभी मयूरी को निया मिल गई थी। आगे से मयूरी ने निया का हाथ थाम कर कहा, थैंक यू निया। इसके बाद दोनों देवियां एक साथ रेड कारपेट पर चलने लगी। कैमरे की फ्लैश चौंधिया देने वाली थी। भीड़ में फंसी वनिता और अन्य अमीर महिलाएं ये सब देख रही थी। उनमें से एक महिला ने ताना मारकर कहा, मिसेज खन्ना, देखिए मयूरी को, वो अब करोड़ों की मालकिन है। अपने हीरे को छोड़कर कंकड़ को चुना। आप कितनी बड़ी मूर्ख हैं। उसकी बात सुनकर वनिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। उसका बेटा और उसका परिवार अब मजाक का पात्र बन चुका था। वहीं उधर फैंस चिल्ला रहे थे, ओह कविशा का करियर खत्म हो गया, मयूरी ही असली स्टार है। तभी भीड़ में एक और शोर उठा। विक्रम कुमार आ चुके थे। विक्रम ने एक क्लासिक ब्लैक सूट और बो टाई पहनी थी। उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी ठंडक और आकर्षण था। उसको देखते ही निया का दिल धक से रह गया। ये पहली बार था जब उसने विक्रम को इतनी फॉर्मल ड्रेस में देखा था। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। तभी मयूरी ने निया को कोहनी मारकर कहा, निया तुम उसे ऐसे क्यों घूर रही हो, सब देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर निया का चेहरा गुलाबी हो गया। तभी विक्रम उनकी तरफ बढ़ा। उसने एक हाथ अपनी जेब में डाला हुआ था। उसने निया को पूरी तरह इग्नोर करके मयूरी को देखा और अभिवादन करके कहा, हेलो मिस मयूरी। ये देखकर निया का चेहरा पीला पड़ गया। वो हमेशा की तरह उसकी नजरों में अदृश्य थी। रेड कारपेट पर कैमरों की फ्लैशों के बीच निया का दिल डूब गया। उसे लग रहा था कि उसका उसका नाम तक वो नहीं जानता। तभी मयूरी ने निया का हाथ थाम कर कहा, विक्रम, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलवाती हूँ। ये निया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। निया ने अपने दुख को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर विक्रम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कब से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें किसी पहाड़ी झरने की तरह निर्मल लेकिन ठंडी थी। उसने हाथ मिलाने में देर कर दी। तभी मयूरी ने असहजता को भांप कर कहा, विक्रम। लेकिन निया ने बात काट दी। उसकी आवाज में एक जिद थी। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम हाथ नहीं क्यों नहीं मिला रहे? यहाँ मीडिया है। अगर तुमने हाथ नहीं मिलाया तो कल हम हेडलाइंस में होंगे। विक्रम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी त्वचा का स्पर्श हुआ, निया के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। वो उसे देख नहीं पाता था, इसलिए उसे उसका ध्यान खींचने के लिए लड़ना पड़ता था। तभी मयूरी ने राहत की सांस लेकर कहा, चलो अब हम तीनों साथ में चलते हैं। तीनों ने रेड कारपेट पर कदम रखा। भीड़ में शोर मच गया। समारोह शुरू हुआ और 33वें आईफा अवार्ड का सबसे बड़ा पल आ चुका था। निया जो पुरस्कार प्रस्तुत कर रही थी, उसने लिफाफा खोला और तीसरी पंक्ति में बैठी मयूरी को और देखकर मुस्कुराई। उसने गारों से अनाउंसमेंट करके कहा, मैं घोषणा करती हूँ, सिल्वर स्क्रीन की नई क्वीन है मयूरी। 20 साल की उम्र में ये खिताब जीतने वाली वो सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस भी हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। मयूरी शालीनता से मंच पर चढ़ी। ट्रॉफी हाथ में लेते ही उसकी आंखों में पिछले 6 महीनों का संघर्ष तैर गया। वो अपमान और घोटालों की राख में उठकर आज शिखर पर थी। उसने साबित कर दिया कि वो कोई टूटा हुआ फूलदान नहीं है। उसने माइक थामा और कॉन्फिडेंस से कहा, शुक्रिया डायरेक्टर कुशल शर्मा, मेरी टीम और मेरे फैंस, लेकिन सबसे बढ़कर मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। मयूरी की निगाहें पहली पंक्ति में बैठे एक शख्स पर टिक गई। वो सिद्धार्थ था। वो काले सूट और ऊनी जैकेट में बेहद गंभीर और लेकिन आकर्षक लग रहा था। वो हर इंपॉर्टेंट पल में उसके साथ खड़ा था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर भावुक होकर कहा, थैंक यू मेरी जान, मुझे एक खूबसूरत सपना देने के लिए थैंक यू। मयूरी ने ट्रॉफी को ऐसे चूमा मानो वो आदमी को होठ को चूम रही हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं दूसरी पंक्ति में बैठे राहुल का दिल बैठ गया। मयूरी आज इतनी खूबसूरत और सफल लग रही थी। इसके पीछे उस आदमी का हाथ था
क्या उसे पछतावा था? हाँ, उसे बहुत पछतावा था। इवेंट के बाद मीडिया ने सिद्धार्थ को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने सिद्धार्थ से सवाल करके पूछा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप यहाँ? क्या आप मिस मयूरी के साथ रिलेशन में हैं? सिद्धार्थ की तीखी भौहें चोंचने चढ़ाई और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये सब आप लोग मयूरी से पूछो। तभी वहां मयूरी आ गई। सिद्धार्थ ने अपना सफेद फर का कोट उसके कंधों पर डाल दिया और इशारा काफी था। तभी एक रिपोर्टर ने मयूरी के आगे माइक करके पूछा, मिस मयूरी, आपने मंच पर जिसे जान कहा, क्या वो यंग मास्टर सिद्धार्थ हैं? उसका सवाल सुनते ही मयूरी ने सिद्धार्थ को देखा। उनके बीच डील हुई थी, जीत के बाद वो अपना रिलेशन पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। इसलिए मयूरी ने एक्सेप्ट करके कहा, हम्म, सिद्धार्थ ही मेरी जान है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। उसकी ये बात सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। तभी एक और सवाल आया, मिस मयूरी, अब आगे क्या? मयूरी ने अपने आगे का प्लान बताकर कहा, मैं 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस कॉलेज जा रही हूँ। कुछ ही देर में और सवालों का जवाब चलता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकलते समय मयूरी का सामना वनिता से हुआ। वे अभी भी सदमे में थी। उसने हैरान होकर मयूरी से पूछा, मयूरी, क्या तुम सच में सिद्धार्थ गुलेरिया के साथ हो? क्या तुम्हें अब राहुल की बिल्कुल परवाह नहीं? आगे से मयूरी ने सपाट लहजे में कहा, ओह वनिता आंटी, सिद्धार्थ के बाद राहुल, तुलना ही बेकार है। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। बाहर सिद्धार्थ एक और प्रभावशाली व्यक्ति से बात कर रहा था। वह अशोक था, फाइनेंस वर्ल्ड का दिग्गज। 32 वर्षीय अशोक अपने सिल्वर ग्रे सूट में सिद्धार्थ जितना ही प्रभावशाली लग रहा था। मुझे ने हंसकर कहा, यंग मास्टर, दिल्ली एरिया के ऑयल प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या विचार है? सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सीओ अशोक, वो ऑयल प्रोजेक्ट आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, मुझे ऑयल रिफाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब मयूरी उनके पास पहुंची तो सिद्धार्थ ने उसका इंट्रो करवा कर कहा, सीओ अशोक, ये मेरी वाइफ है, मयूरी मेहरा। तभी अशोक ने मयूरी को देखकर कहा, मयूरी, बहुत दिनों बाद मिली हो, कहाँ थी अब तक? मयूरी ने सहजता से पूछा, अशोक भाई, मैं तो बस यही थी, आप बताइए आप कैसे हैं? ऐसे करके एक दूसरे को देखकर सिद्धार्थ की भौहें तन गई। उसने हैरान होकर कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी अशोक ने मजाक में कहा, हमारा बहुत पुराना फैमिली रिलेशन है, मयूरी मेरी बहन कंचन के साथ बड़ी हुई, वो मेरी बहन जैसी है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके बाद उन्होंने से अशोक को विदा ली और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ गई। मयूरी ने देखा कि उनकी खूबसूरत सेक्रेटरी पिछली सीट पर अशोक की तरफ झुकी और अंतरंगता से उसके कॉलर के बटन खोलने लगी। मयूरी समझ गई कि ये रिश्ता सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का नहीं था। गाड़ी आगे जाने के बाद सिद्धार्थ ने मयूरी के कान में फुसफुसा कर कहा, अगर तुम और देखती रहोगी तो मुझे शक होगा कि तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं है। मयूरी मुड़ी और उसके छाती में अपना चेहरा छिपा लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम जल रहे हो? वो सिर्फ मेरे भाई जैसा है। आगे से सिद्धार्थ ने उसे अपने कोट में लपेटा और माथे को चूम कर पूछा, ठंड लग रही है? मयूरी ने उसकी कमर को कसकर पकड़कर कहा, नहीं, मुझे कोई ठंड नहीं लग रही। वैसे एक बात बताओ सिद्धार्थ, क्या अशोक तुम्हारा बिजनेस छीन सकता है? आगे से सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उसने शून्य से शुरुआत से लेकर दुनिया हिला दी है। मयूरी को पहली बार सिद्धार्थ के मुंह से किसी की इतनी तारीफ सुनकर अजीब लगा। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और चिढ़ाकर कहा, हाँ हाँ, तुम ही दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, अशोक तुम्हारे सामने कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो लड़की दिन ब दिन निडर होती जा रही थी। कभी उसका कान खींचती तो कभी गाल नोचती। तभी चेतन वहां आ गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सर, द गिल इंडस्ट्री के बॉस इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने मयूरी से कहा, तुम होटल के कमरे में जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। मयूरी होटल के कमरे में चली गई। उसने कार्ड लगाया और बत्ती जलाने के लिए दीवार टटोली। तभी पीछे से एक साय ने उसे घेर लिया। अंधेरे में ही उसे उसने चूम लिया और वो जानी पहचानी खुशबू, वो स्पर्श, वो सिद्धार्थ का था। एक लो डीप किस के बाद मयूरी ने हाँप कर पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हें काम नहीं करना था क्या? उसकी आवाज धीमी और नशीली थी। तुम्हारे चेहरे पर चिंता देखकर मैं काम कैसे करूं? मेरी हानि से बढ़कर कुछ नहीं। आज काम छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। यह आदमी उसे कितना बिगाड़ रहा था। उसने उसकी कॉलर पकड़कर नखरे से कहा, अरे लिटिल हस्बैंड,
मैं तुमसे 10 साल छोटी हूँ, मुझे बेबी या हनी कहकर मत बुलाओ। तब सिद्धार्थ ने उसे दीवार से सटाकर कहा, ओह, तो क्या बुलाऊं हनी? उसकी आवाज में ब्रिटिश लहजे की कशिश थी। मयूरी ने घुटने कमजोर पड़ गई। यह आदमी घातक था। उसने हार मानकर उसे फिर से चूम लिया, लेकिन सिद्धार्थ पीछे हट गया। उसकी आंखों में शरारत थी। उसने मयूरी से पूछा, मयूरी, क्या तुम्हें कुछ कबूल नहीं करना? मयूरी समझ गई और उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, हाँ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसने उसे फिर से चूमा। सिद्धार्थ की आंखें खुली रखकर उसे देखा और कांपती पलकों उसके होठ गुलाबी। वो जितनी बार उसे देखता प्यार और गहरा हो जाता। किस खत्म हुआ तो मयूरी के होठ थोड़े सूज गए। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। उसने देखा कि मयूरी अपने पेट को पकड़ रही है। यह देखकर सिद्धार्थ ने उससे पूछा, मैंने सुना है लड़कियों को दर्द होता है। यह कहते हुए सिद्धार्थ ने उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर उठाई और अपनी बड़ी गर्म हथेली से उसके पेट को सहलाने लगा। उसने उसका पेट सहलाकर पूछा, क्या इससे तुम्हें आराम मिलेगा या गर्म पानी मंगवाऊं? कमरा शांत था और बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी। लेकिन इस कमरे में दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक अपनी वाइफ के दर्द को कम करने के लिए उसका पेट सहला रहा था। मयूरी ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। बड़े ही प्यार से कहा, नहीं, बस ऐसे ही रहो, ये काफी है। उस रात सफलता के चकाचौंध और दुनिया के शोर से दूर मयूरी को असली सुकून उस आदमी की बाहों में मिला जो अब तक सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं, उसकी पूरी दुनिया था। मयूरी जो सिद्धार्थ की बाहों में लिपटी हुई थी, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में एक प्रश्न था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, तुमने कहाँ सुना कि पेड साइकिल में लड़कियों को दर्द होता है? देखो, तुम मेरे पेट की मालिश कितनी कुशलता से कर रहे हो। क्या ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस नहीं है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का हाथ रुक गया। उसने मयूरी की निर्मल आंखों में देखा, जो जिज्ञासा से चमक रही थी। तभी मयूरी ने उसका कॉलर पकड़कर पूछताछ जारी रख के कहा, बताओ, बताओ, तुम्हें एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? सिद्धार्थ ने अपनी तीखी भौहें लापरवाही से उठाई। उसकी बात का जवाब देकर कहा, पहले एक अमीर परिवार की बेटी थी जो मेरे करीबी थी। एक बार जब उसे पीरियड्स आ रहे थे तो उसने मुझे परेशान किया। तभी मयूरी ने तुरंत उसकी बात को बीच में काट कर पूछा, तो तुमने उसके लिए मिठाई बनाई या उसके पेट की मालिश की? जवाब में सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। मैंने उनसे ही सुना था, इसलिए मुझे बहुत याद है। हम कैसे? उसकी बात को सुनकर मयूरी ने मुंह फुला लिया। उसे लगा कि ये उसकी सास को अमीर घर की बेटियां पसंद थी, जो उनके परिवार के लेवल की हों। सिद्धार्थ ने हंसकर 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, क्यों, क्या तुम नाराज हो? उसे दर्द हो रहा था या उसका पर्सनल मामला था? क्या मैं अपनी माँ की बकबक सुनने के लिए दोषी हूँ? मयूरी जानती थी कि सिद्धार्थ जैसे मर्द अपने फैसले में स्पष्ट हैं। उसने शादी के बाद कभी गुलेरिया परिवार की कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया, लेकिन मयूरी को डर था। उसने आंख मलकर पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद करेंगे? आगे से सिद्धार्थ ने उसकी आंखों पर किस करके कहा, ना समझ लड़की, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वे भी तुम्हें स्वाभाविक रूप से पसंद करेंगे। साथ ही तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, गुलेरिया परिवार से नहीं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस लेकर सिर हिलाया। उसके होठों को चूम लिया। सिद्धार्थ ने बस इतना ही काफी कहा नहीं था। उसने उसे बिस्तर पर वापस धकेल दिया। कुछ पलों बाद उसने पूछा, मयूरी, क्या तुम वापस कॉलेज जाना चाहती हो? क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करोगी? मयूरी ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं पूरी जिंदगी एक्टिंग नहीं करना चाहती। मैं मीडिया साइंस में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं डायरेक्टर बनूंगी। उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने खुश होकर कहा, वाह, बहुत बढ़िया मेरी जान, तुम्हारा हबी हमेशा तुम्हारा साथ देगा। वही उधर आईफा अवार्ड इवेंट के बैक स्टेज में निया अपनी परी जैसी पोशाक उतारकर एक सफेद लेस वाली लंबी कमीज पहन चुकी थी। उसकी असिस्टेंट उसका मेकअप हटा रही थी। तभी निया के कानों के पास बैठी कुछ एक्ट्रेस की फुसफुसाहट पड़ी। उनमें से एक ने कहा, अरे आखिरकार मुझे विक्रम से आमने सामने मिलने का मौका मिल गया। वो वाकई बहुत हैंडसम है, लेकिन बहुत रूखा भी। जब मैं उसके बगल में खड़ी हुई तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। दूसरी ने चिढ़कर कहा, हाँ, वो बहुत घमंडी है। मैंने सुना है कि विक्रम गे है। उसे किसी अमीर आदमी ने खरीद लिया है। हम उसे दोष नहीं दे सकते, वो किसी लड़की को नहीं देख पाता। इस अपमानजनक टिप्पणियों ने निया के भीतर आग लगा दी। उसने आईने में देखकर व्यंग करके कहा, हिंदी में कहावत है, जो लोग अंगूर नहीं पा सकते वो कहते हैं अंगूर इतने खट्टे हैं कि उन्हें खाया नहीं जा सकता।
दूसरों को त्यागने से पहले खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उसके बाद सुनकर तीनों स्टार्स चौंक गए। उन्होंने निया को पहचान लिया, इंडिया की नंबर 1 गोडेस। अपनी शर्मिंदगी छुपाकर वो मुस्कुराई और एक लड़के ने मुस्कुराकर कहा, ओह आप निया हैं, हम आपसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। निया ने उनकी ओर देखे बिना ही अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और कठोर स्वर में कहा, तुम विक्रम को पसंद करती हो, लेकिन उसे नीच कहकर उसका मजाक उड़ाती हो, क्योंकि उसने तुम्हें भाव नहीं दिया। तुम लोग कितने नीच हो। निया की बात सुनकर वो गुस्से में खड़ी हो गई। उनमें से एक एक्ट्रेस ने घमंड के साथ कहा, तुम अपनी औकात मत भूलो, क्या तुम्हारा विक्रम के साथ कुछ चल रहा है। आगे से निया ने तैश में आकर झूठ बोलकर कहा, अच्छा तुमने सही कहा, मेरा विक्रम के साथ अफेयर है। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, क्या तुम्हें जलन हो रही है। अपने प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को देखो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनकर उसकी असिस्टेंट, वो एक्ट्रेस सन रह गई। इंसल्टेड में महसूस करके उस एक्ट्रेस ने कहा, विक्रम तो मर्दों के हाथों इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुआ है। फिर ये बात सुनकर निया का संयम टूट गया। उसने आगे बढ़कर उस एक्ट्रेस पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाकर कहा, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत मत करना आगे। इसी के साथ हंगामा बच गया। तीनों औरतों ने निया पर हमला कर दिया। निया किसी शेरनी से कम नहीं थी, लेकिन वो उन तीनों के सामने कमजोर पड़ गई। उसकी लेस वाली कमीज फट गई। तभी उसकी असिस्टेंट मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागी, जिससे डरकर वो तीनों वहां से भाग गई। निया फटे कपड़ों और बिखरे बालों के साथ बाहर निकली। ठंड बहुत थी और उसका सीना बस उसकी बाहों से ढका था। वो अपमान और गुस्से से भरी थी। उसने गुस्से में बड़बड़ाकर कहा, उन्हें विक्रम के बारे में ऐसा बोलने का हक किसने दिया। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी ही थी। कुछ आवारा किस्म के आदमियों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने गंदी मुस्कान के साथ निया से पूछा, है मैडम, एक रात के कितने पैसे। आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चांद की सैर करवाता हूँ। उसकी बात सुनकर निया घबरा गई। वो लिफ्ट की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन रास्ता बंद था। तभी उसकी नजर एक शांत आकृति पर पड़ी। सफेद कमीज और काली पैंट में विक्रम हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसकी उपस्थिति तारों से भरी ज्यादा सुंदर थी। विक्रम ने सरसरी नजर से निया की स्थिति और उन गुंडों को देखा। निया की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर लिफ्ट में घुस गई और कोने में दुबक गई। वो गुंडे भी लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगे। निया ने कांपती आवाज में पुकारा, विक्रम। तभी जैसे ही गुंडों ने विक्रम के पास से गुजरने की कोशिश की, विक्रम ने बिजली की स्पीड से उनका रास्ता रोक दिया। उसने बिना कोई मुक्का मारे बस अपने हाथ के घुमाव से उन सबको जमीन पर गिरा दिया। विक्रम ने चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, चले जाओ यहां से। उसकी ताकत भांप कर वो लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद विक्रम लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर जाने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। नेहा ने भीगी पलकों से उसे देखकर कहा, है विक्रम, क्या तुम लिफ्ट में मेरे साथ चल सकते हो। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, प्लीज मुझे नीचे तक छोड़ दो। उसकी बात सुनकर विक्रम रुका। उसने निया के आंसुओं से भीगी जिद्दी चेहरे को देखा। अंततः वो मुड़ा और अंदर आ गया। निया के राहत की मुस्कान के साथ दरवाजा बंद कर दिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि विक्रम कितना पत्थर दिल है। उसने उसको अपनी जैकेट तक नहीं दी, ताकि उसे जानबूझकर उसने छींका। फिर भी विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन निया ने हिम्मत करके उसे आस्तीन पकड़ ली। उसने हिचकिचाकर कहा, विक्रम, क्या आप मुझे अपनी जैकेट उधार दे सकते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और अपनी जैकेट उतारकर थमा कर कहा, ठीक है। निया ने जैकेट ली, लेकिन उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, उसकी फटी हुई ड्रेस नीचे सरक गई। उसकी कोमल त्वचा और वो सब कुछ जो ढका होना चाहिए विक्रम की नजरों के सामने था। विक्रम ने बिना किसी शर्म के उनकी तरफ देखा। निया का चेहरा लाल हो गया। कुछ पल बाद विक्रम ने नजरें हटा ली। निया ने जैकेट पहनकर झुंझला कर कहा, अरे विक्रम, तुमने अभी अभी मेरी बेड़ी को देखा। विक्रम ने एक किशोर और बेबाकी जवाब देकर कहा, तो क्या हुआ। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और बाहर निकल गया। निया गुस्से और शर्म से लाल होकर वहीं खड़ी रह गई। क्रू मेंबर्स के आने पर उसने विक्रम के जैकेट को कसकर पकड़ लिया, जिस पर भी अभी तक महक थी। बाहर निकलते ही विक्रम अपनी कार में बैठ गया, जबकि लोग कानाफूसी कर रहे थे। उसने ड्रेसिंग रूम के झगड़े को सुना था। यह पूरा इवेंट मुंबई में था। मुंबई से वापस दिल्ली लौटकर मयूरी एयरपोर्ट लॉबी में मधु के साथ चल रही थी। तभी उन्हें एक बेहद स्टाइलिश लड़की सामने से आती हुई दिखी। लाल ऑफ शोल्डर टॉप और काले टाइट्स में वो लड़की जवानी और रोमांस की मूर्त लग रही थी। वो मयूरी और निया से बिल्कुल अलग, एक आग की तरह थी। लड़के ने धूप का चश्मा उतारा। उसके विंग्स आई लाइनर वाली आंखों में गजब का आकर्षण था। मयूरी उसको पहचानते ही ट्रेंड के पीछे दौड़ी। कंचन, तुम वापस आ गई।
उसकी बात सुनकर कंचन ने भाव शून्य होकर उसको देखकर कहा, हाँ हाँ। तभी मयूरी ने हिचकिचाकर उसी से कहा, कंचन मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन आगे से कंचन ने रूखे स्वर में जवाब देकर कहा, कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो एक टैक्सी में बैठ गई। मयूरी और मधु उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी मधु ने उसे पहचान लिया और मयूरी से कहा, क्या ये कंचन है, राजावत परिवार की घमंडी लड़की? मयूरी चुप रही। उसने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि 3 साल पहले राजावत परिवार की त्रासदी के बाद कंचन ने क्या कुछ नहीं सहा था। वहीं उधर टैक्सी में बैठी कंचन खिड़की से बाहर देख रही थी। अतीत और भविष्य उसके दिमाग में घूम रहे थे। टैक्सी एक नॉर्मल कांडो के सामने रुकी। कंचन ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भैया कितने पैसे हुए? आगे से ड्राइवर ने विदेशी रिटर्न्स लड़के को देखकर ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करके कहा, 5000 मैडम। कंचन अपने बैग से निकाल कर दे ही रही थी। वो 5000 सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसने मुस्कुराकर ड्राइवर को देखा और कहा, मैं एक बार बाहर गई थी, यहाँ की टैक्सियों का किराया 5 गुना हो गया। भैया एक काम कीजिए, आपकी टैक्सी कंपनी का फोन नंबर क्या है, मुझे बता दीजिए, मैं उनसे ही कंफर्म कर लेती हूँ। उसकी बात सुनते ही ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि खूबसूरत लड़की इतनी चालाक होगी। ड्राइवर ने अपनी गलती सुधार कर कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप 1000 रुपए दे दीजिए। जब उसने देखा कि यात्री विदेशी होकर भी यहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ है, तो उसको अपनी नौकरी जाने का डर लगने लगा। इसके बाद कंचन ने बिना कुछ कहे पर्स से निकालकर ड्राइवर को पैसे थमा दिए। तभी ड्राइवर ने जाते जाते बड़बड़ा कर कहा, लड़की खूबसूरत तो है लेकिन कंगाल निकली। लेकिन कंचन ने उस टिप्पणी को इग्नोर किया और अपने सूटकेस के साथ पुराने 60 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में प्रवेश किया। एक छोटा सा लिविंग रूम और एक बेडरूम और एक किचन। हालांकि यह जगह छोटी थी, लेकिन उसके अकेले रहने के लिए पर्याप्त थी। अपने आस्तीन उसने ऊपर चढ़ाई और उस जगह को चकमा दिया। सफाई के बाद उसने अपना सूटकेस खोला। कपड़ों और हाथों से बनी कॉमिक्स के बीच उसने एक हेलो किटी का सॉफ्ट टॉय निकाला और उसे बिस्तर के पास टांग दिया। उसने चेहरे पर एक फीकी और स्नेहपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसने उस खिलौने को चूम कर कहा, किटी, 10 साल तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। फिलहाल यही हमारा घर है। जब मेरी कॉमिक का तीसरा सीजन आएगा, हम एक बड़े घर में चलेंगे। खिलौना खामोश रहा, लेकिन कंचन के लिए वही एकमात्र साथी था। दूसरी ओर इधर मयूरी ने कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्टेज में दाखिला ले लिया था। वो जानती थी कि एक्टिंग की दुनिया अस्थिर है और हमेशा हेडलाइंस में रहना सिद्धार्थ और कुलीन गुलेरिया परिवार के लिए उचित नहीं होगा। वो पर्दे के पीछे रहकर एक असली डायरेक्टर बनने का सपना देख रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो चुपके से पिछले दरवाजे से निकल रही थी। तभी 2 स्टूडेंट उसके पास आई। उन्होंने मयूरी को पुकार कर कहा, मयूरी, मयूरी। मयूरी ने मुड़कर देखा। वो उसकी बचपन की दोस्त शगुन गर्ग थी। मयूरी ने उससे हैरान होकर पूछा, शगुन तुम भी यहाँ? शगुन ने उत्साह से पूछा, हाँ, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई। तुम्हें पता है कंचन भी यही है। वो अभी अभी ब्रिटेन से लौटी है और अब एक मशहूर कार्टूनिस्ट है। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटमेंट में कहा, सच में, हमें जल्द ही साथ में डिनर करना चाहिए। तभी शगुन के पास खड़ी दूसरी लड़के ने हैरानी से पूछा, कंचन, वो घमंडी राजकुमारी मेरी, तुम उसे खुद क्यों नहीं बुलाती? उसकी बात सुनते ही शगुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उस लड़के से कहा, 3 साल पहले एक लड़के सचिन गुप्ता को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी। चारों परिवारों के रिश्ते टूट गए, इसलिए मयूरी उससे सीधी बात नहीं कर सकती। दोपहर में मयूरी पॉलिटिकल के लेक्चर के लिए थिएटर में देर से पहुंची। हॉल खचाखच भरा था। तभी राहुल की कजिन बहन शनाया खन्ना ने उसे पुकारा, मयूरी यहाँ आ जाओ। मयूरी शनाया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कोई और जगह न देखकर वो वहां चली गई। शनाया ने नकली मुस्कान के साथ कहा, बहन मयूरी, नंबर 1 एक्ट्रेस बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे से मयूरी ने रूखा सा थैंक यू कहा और अपनी किताब में व्यस्त हो गई। तभी कंचन ने अपनी क्लासमेट के साथ वहां आई। उसकी क्लासमेट ने शनाया से पूछा, शनाया, तुमने तो ये सीट कंचन के लिए रखी थी ना? शनाया ने तुरंत पासा पलट कर कहा, मैंने रखी थी, लेकिन मयूरी ने कहा कि उसे ये सीट चाहिए। अब मैं उसे कैसे भगाती? मयूरी समझ गई कि ये एक जाल था। तभी उस क्लासमेट ने ताना मारकर कहा, ओह, सिर्फ एक अवार्ड मिलने से कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है कि दोस्तों की सीट छीन ले? उसकी बात सुनकर मयूरी अपनी जगह से उठी और उस कंचन की आंखों में देखकर बोली, कंचन, मुझे नहीं पता कि तुम यकीन करोगी या नहीं, लेकिन शिलाया ने ही मुझे बुलाया।
मुझे नहीं पता था कि ये सीट तुम्हारी है। तभी कंचन की फ्रेंड फिर से बोलने ही वाली थी। कंचन ने उसे रोक कर कहा, कोई बात नहीं, ये बस एक सीट है। उसके क्लासमेट ने कुछ बोलने की कोशिश करके कहा, लेकिन कंचन, इसे तुम्हारे साथ पहले भी। लेकिन तभी कंचन ने अपनी तिरछी आंखों से उसको घूरा और घमंड से कहा, नंबर 1 एक्ट्रेस की सीट। मुझे यकीन है यहाँ 90% लोग मयूरी के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे, लेकिन इतनी सीटों में से उसे यही सीट क्यों चाहिए? हमें दूसरों को हमारा इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। उसकी बात सुनकर शनाया सन रह गई। कंचन ने मयूरी का पक्ष लिया था। उसने अपने ही अंदाज में कंचन और उसके दोस्त पीछे की पंक्ति में चली गई। मयूरी ने भी अपनी सीट छोड़ दी और पीछे जाकर कंचन के पास बैठ गई। मयूरी ने धीमे कदमों और धीमे स्वरों के साथ कहा, कंचन, भरोसा करने के लिए थैंक यू। आगे से कंचन ने अपनी स्केचिंग जारी करके कहा, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपनी बुद्धि पर किया। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि शनाया जैसे लोग मेरा इस्तेमाल करें। उसकी बात सुनकर मयूरी मुस्कुराई। फिर उसने थोड़ा सा हिचकिचाकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, इसलिए क्या हम आज साथ में खाना खा सकते हैं? आगे से कंचन ने स्पाट जवाब में कहा, नहीं, मेरी पार्ट टाइम जॉब है। यहाँ कहते हुए उसने बातचीत खत्म कर दी। वहीं लेक्चर के बाद मयूरी ने शनाया को रोककर पूछा, शनाया, तुम मुझे क्यों फंसाना चाहती थी? आगे से शनाया ने मासूम बनने का नाटक करके कहा, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। तभी मयूरी ने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा और चली गई। शनाया नफरत से उसे घूर रही थी। तभी अचानक उसके पैर फिसले और वो कीचड़ में जा गिरी। वहां मयूरी के कंगन के मन के बिखरे हुए थे। हा, उसे देखो, कुछ स्टूडेंट भी भीड़ में उसका मजाक उड़ा रहे थे। इंस्टेंट शनाया ने वहां से भागकर अपनी भाभी कविशा को फोन लगाया। उसने फोन पर कहा, कविशा, मैंने काम कर दिया। आज रात की पार्टी में हम मयूरी के अतीत के वो गंदे राज खोलेंगे, जिससे वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कविशा ने फोन पर कहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हारे खाते में पैसे भेज दिए हैं। आज रात तमाशा देखने लायक होगा। वहीं उधर फोन कटते ही राहुल विला में आ गया। कविशा तुरंत एक आदर्श पत्नी की तरह कोट लेने दौड़ी। उसने राहुल को देखकर कहा, आप थक गए होंगे, मैंने खाना तैयार किया है। तभी राहुल ने देखा कि कविशा बिना मेकअप के साधारण कपड़ों में इतनी मासूम लग रही थी। बिल्कुल वैसी पत्नी उसे जैसे चाहिए थी। उसने उसे गले लगा लिया। तभी कविशा ने अपना पेट सहलाकर शर्मा कर कहा, राहुल, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। 3 महीने हो गए हैं। हम माता पिता बनने वाले हैं। उसकी बात सुनकर राहुल भावुक हो गया। मयूरी के साथ उसका अतीत जो भी रहा हो, कविशा उसे एक परिवार दे रही थी। उसने कविशा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें अब अकेले जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों को जल्द ही ऑफिशियल दर्जा दूंगा। ये कहकर उसने कविशा को बाहों में उठा लिया और बेडरूम की ओर बढ़ गया, जबकि कविशा के चेहरे पर एक विनिंग मुस्कान थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की रात रोशनी और संगीत से सजी थी। मयूरी और शगुन ने हॉल में प्रवेश किया। तभी अचानक कॉलेज का सबसे लोकप्रिय छात्र और प्रेसिडेंट फूलों का गुलदस्ता लेकर मयूरी के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने मयूरी को प्रपोज करके कहा, मयूरी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये देखते ही भीड़ जोर से चिल्लाई, हाँ कह दो मयूरी, हाँ कह दो। मयूरी ने मुस्कुराकर लेकिन दृढ़ता से कहा, माफ करना, मैं पहले किसी और के साथ रिश्ते में हूँ। लेकिन आगे से थोड़ा लड़का निराश होकर बोला, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं बस चुपचाप तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। इससे पहले कि मयूरी कुछ जवाब देती कि शनाया की तीखी आवाज गूंजी, जाहिर है वो मना करेगी। वो एक अमीर खानदान के वारिस यंग मास्टर सिद्धार्थ गुलेरिया के साथ है। तुम जैसे कंगाल छात्र में उसे क्या दिलचस्पी होगी? उसकी बात सुनकर लड़का गुस्से में खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, शनाया, तमीज से बात करो, प्यार पैसे से बड़ा होता है। तभी मयूरी ने शनाया को इग्नोर किया और उस लड़के से कहा, मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। किसी का समय और भावनाएं बर्बाद करना गलत है। हम दोनों के लिए दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। मयूरी की ईमानदारी ने लड़के का दिल जीत लिया। उसने सम्मान के साथ सिर हिलाया और अपनी चाल उल्टी पड़ता देखकर शनाया ने अपना आखिरी चाल चल दिया। वो राहुल की मां वनिता को भीड़ के सामने लेकर आई। उसने कहा, आंटी देखिए, ये वही मयूरी है जो कभी आपकी बहू बनने वाली थी। अब तो ये हमें पहचानती भी नहीं है। वनिता ने नफरत से मयूरी को देखा और उसे याद दिलाया कि कैसे मयूरी ने खन्ना ग्रुप में उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। उसने हाथ हिलाकर कहा, अब ये मयूरी कौन है? ये हमारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। तभी शगुन ने बीच बचाव करके कहा,
आंटी, 3 साल पहले जब उसे जरूरत थी, आपने उसे छोड़ दिया था। अब आप उसे सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर वनिता ने चिल्लाकर कहा, तुम चुप रहो। तभी मयूरी ने शगुन को शांत किया और आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने आगे आकर कहा, 3 साल पहले जब मेरे पापा ने मुझे घर से निकाला था, मेरे पास कॉलेज की फीस तक नहीं थी। मैं आपके दरवाजे पर आई थी, क्या आप भूल गई? आपने मुझे कैसे दुत्कार कर भगा दिया था? उसकी बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी मयूरी ने वनिता की आंखों में देखकर अपनी बात आगे बढ़ाकर कहा, मेरी परवरिश में बड़ों का आदर करना सिखाया गया है, लेकिन साथ ही स्वाभिमान भी। जिन्होंने मेरी मुसीबत में मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर और कीचड़ उछाला, वे मेरे सम्मान के हकदार नहीं। मैं अब इतनी समर्थ हूं कि मुझे आपकी जरूरत भी नहीं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप जैसे लोग मुझे हसरत और जलन से देखने के अलावा कुछ न कर सकें। मयूरी के तर्कों को सुनकर भीड़ में जोरदार तालियां गूंज उठी। बहुत बढ़िया। उसने अपनी बात इतनी स्पष्टता से रखी, वहां मौजूद हर कोई उसकी प्रशंसा भरी नजरों से उसे देख रहा था। लेकिन ये जीत पल भर की थी। शनाया जो अपमानित महसूस कर रही थी, उसने एक तीखा वार करके कहा, मयूरी, तुमने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन क्या ये इसलिए कि यंग मास्टर सिद्धार्थ अंत में मेरे कजिन भाई राहुल से ज्यादा अमीर है? ये साफ है कि तुम ही हो जो ड्रैगन पर चढ़कर सत्ता में बैठे लोगों से चिपक गई। आगे से मयूरी ने बिना पलक झपकाए ताना मारकर कहा, तुम लोग दोहरे चरित्र के हो। अगर मैं राहुल को छोड़कर किसी गरीब को चुनती, तो भी तुम ताने मारती। अब मुझे यंग मास्टर सिद्धार्थ मिल गए हैं, तो तुम्हारे कजिन भाई से बेहतर और समझदार भी हैं, तो तुम्हें जलन हो रही है। 3 साल पहले जब तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था, तब मेरा फ्यूचर तुम लोगों पर निर्भर नहीं करता। तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, फिर भी दूसरों की कामयाबी से जलते हो। उसकी बात सुनकर स्टूडेंट ने फिर से तालियां बजाकर कहा, वाह मयूरी वाह, तुमने क्या कहा? वहीं तालियों की सुनकर वनिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि शनाया गुस्से से पीली पड़ गई। तभी शगुन ने आग में घी डालकर कहा, ओ वैसे भी वनिता आंटी, क्या 3 साल पहले राहुल ने खुद कविशा के साथ मिलकर मयूरी के साथ बेवफाई नहीं की? क्या मयूरी चुपचाप उसके लौटने का इंतजार करती? तभी शनाया अचानक मुस्कुरा दी। ये वही मौका था जिसका उसे इंतजार था। वो धीरे धीरे मयूरी के पास आई और उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, क्या 3 साल पहले तुम्हारे ब्रेकअप के लिए वाकई मेरा कजिन भाई जिम्मेदार था, या आज यहाँ इतने सारे लोग हैं? क्या तुम अपने गंदे कामों के बारे में बताना चाहोगी? उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल बैठ गया। उसे एक अनजाना सा डर सताने लगा। तभी शनाया ने भीड़ की तरफ मुड़कर पूछा, क्या आप लोगों को दिल्ली शहर के ग्रैंड मास्टर सचिन गुप्ता याद हैं? सचिन गुप्ता। ये नाम सुनते ही मयूरी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर ईंटों का ढेर रख दिया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे मास्टर सचिन को कौन नहीं जानता? तभी शनाया ने रहस्य खोलकर कहा, मास्टर सचिन और मयूरी की प्यारी दोस्त कंचन की सगाई बचपन से हो चुकी थी। मयूरी और राहुल की सगाई भी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 साल पहले सचिन के 20वें बर्थडे पार्टी में 18 वर्षीय मयूरी चुपके से मास्टर सचिन के बिस्तर पर चढ़ गई थी। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शोर मच गया। वाह, ये विश्वास से अब मयूरी को लोग देखने लगे थे। वो मयूरी अचानक लड़खड़ा गई। शगुन ने उसे सहारा दिया, चिल्लाकर कहा, शनाया तुम झूठ बोल रही हो, इस बात का कोई सबूत नहीं है। तभी शनाया ने आक्रामक होकर पूछा, मयूरी, इतनी भीड़ के सामने कसम खाकर कहो कि तुम सचिन के बिस्तर पर नहीं गई हो? लेकिन मयूरी चुप रही। वो कसम नहीं खा सकती थी, क्योंकि यह सच था। लेकिन ये कैसे हुआ, वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। उसने उसकी चुप्पी ने ही सब कुछ बयां कर दिया था। तभी वनिता ने आगे बढ़कर नाटक शुरू करके कहा, क्या राहुल को यह पता था? पता नहीं मेरा बेटा ये सब कैसे सहता रहा। शनाया ने मौके का फायदा उठाकर कहा, राहुल को सब पता था। उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने भाई समान दोस्त और मंगेतर के विश्वासघात से टूट गया था। लेकिन उसने मयूरी को बदनाम होने से बचाने के लिए चुप्पी साधे रखी। सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। वो कितना महान और है मयूरी, तुम कितनी स्वार्थी हो। शनाया ने अपनी बात जारी रखकर आगे कहा, तुम्हारे कारण राजावत परिवार बर्बाद हो गया। मिस्टर राजावत ने सचिन गुप्ता को थप्पड़ मारा, जिससे दोनों परिवार की दुश्मनी हो गई। राजावत परिवार दिवालिया हो गया। मिसेज राजावत की मौत हो गई।
कंचन अनाथ हो गई। मयूरी, क्या तुम्हें पता है कि तुम दोषी हो? उसकी ये बात सुनकर मयूरी का संयम टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा इरादा। ये कहकर वो शगुन का हाथ झटक कर वहां से भाग गई। रात के सन्नाटे में मयूरी विला में अकेली बैठी थी। घर खाली था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने एक बोतल रेड वाइन खोली और सीधे पीने लगी। नशा चढ़ते ही अतीत की कड़वी यादें सामने आ गई। 3 साल पहले 18 साल की उम्र में वो उस पार्टी में पहली बार वाइन पीकर नशे में थी। गलती से वो गलत कमरे में चली गई और बेहोश हो गई। उसे धुंधला सा याद था, सचिन की आवाज, उसके दोस्तों का मजाक कि ये जन्मदिन का तोहफा है। वो हिल भी नहीं पा रही थी जब सचिन ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वो चीखना चाहती थी लेकिन सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो तबाही मच चुकी थी। कंचन की नफरत भरी निगाहें, राजवत परिवार का पतन, घुटनों के बल बैठी कंचन की वो तस्वीर जो उसे हर रात डराती थी। मयूरी ने खुद को दोषी मान लिया था। जीने के लिए उसने अपनी यादों को दबा दिया, लेकिन आज शनाया ने उस घाव को फिर से कुरेद दिया। वाइन की बोतल खाली हो चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। बेहोश होने से पहले उसके होठों पर बस एक ही नाम निकला, मुझे माफ करना सिद्धार्थ। अगली सुबह मयूरी की नींद फोन की घंटी से टूटी। वो ठंडे फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर टूट रहा था। यह मधु का फोन था। उधर से मधु ने कहा, मयूरी, हालात बुरे हैं। कल रात की बातें और 3 साल पुरानी वो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं। खन्ना ग्रुप के शेयर भी बढ़ने लगे हैं क्योंकि लोग राहुल को विक्टिम मान रहे हैं। लेकिन तुम्हारे कारण गुलेरिया किंग के शेयर गिर रहे हैं। मधु की आवाज में घबराहट आ गई थी। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। हेडलाइंस चला रही थी। सत्ता की भूखी मयूरी 3 साल पहले सचिन के साथ सोई थी। राहुल को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। नीचे कमेंट्स का सैलाब था। लोग उसे करेक्टरलेस कह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उन कमेंट्स ने पहुंचाई जो सिद्धार्थ के बारे में थे। यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपकी गर्लफ्रेंड एक इस्तेमाल की हुई चीज है। क्या आपको शर्म नहीं आती? और शायद उन्हें एक्सपीरियंस औरतें पसंद है। मयूरी ने लैपटॉप बंद कर दिया। वो सिद्धार्थ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उसके कारण हंसी का पात्र बन गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस राहुल का फोन आया। मयूरी ने आंसुओं को पोंछा और फोन उठाया। उसने सीधे पूछा, क्या तुम्हें शुरू से सब पता था? उधर से राहुल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, यही कारण था कि मैंने तुमसे दूरी बनाई और कविशा को चुना। मैं अपने दोस्त के साथ सोने वाली लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे तुमसे घिन आती थी। राहुल के शब्दों ने मयूरी के अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। वो अब और नहीं सहन कर सकी। उसने चिल्लाकर कहा, राहुल, बकवास मत करो। उसकी बात सुनकर राहुल हैरान रह गया। मयूरी ने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। तभी मयूरी ने सिसक कर लेकिन दृढ़ता से कहा, तुम्हें पता है, एक औरत के लिए जब वो नशे में हो और सहमति न दे सके तो वो सोना नहीं, उसको जबरदस्ती कहते हैं। मैं उस रात 18 साल की थी, नशे में थी और गलत कमरे में थी। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त खो दी। सारा बोझ अकेले उठाया। मैं विक्टिम थी, अपराधी नहीं। उसका गला रुंध गया, लेकिन उसने बोलना जारी रखकर कहा, तुमने क्या किया? तुमने अपने मंगेतर की बेगुनाही और उसके दर्द को समझने के बजाय अपने मर्दाना अहंकार को चुना। तुम्हें घिन आई। तुम मुझे सांत्वना देने के बजाय कविशा के पास चले गए क्योंकि वो बेदाग थी। तुम किसी से प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ खुद से और अपनी झूठी शान से प्यार करते हो राहुल। मयूरी ने आईने में अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अब दया की भीख नहीं बल्कि नफरत थी। उसने फिर आगे कहा, राहुल, याद रखना, भले ही मैं पूरी दुनिया की ऋणी क्यों न हो जाऊं, तुम पर मेरा एक पैसा भी उधार नहीं है। तुमने मुझे तब छोड़ दिया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम कायर हो राहुल, तुम कायर हो। उसने राहुल के अंतिम शब्द कहे जो पत्थर की लकीर की तरह थे। कमरे में अब सिर्फ भारी सांसों की आवाजें थी। उसने अपना सच कह दिया था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वहीं उधर राहुल के फोन पर मयूरी की बातें सुनकर वो अवाक रह गया। वो जम सा गया था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या वो बिस्तर पर लेटते समय नशे में थी? उसे वो रात याद आ गई। 18 साल की मयूरी, जोन के गुलाब की तरह खिली हुई, लेकिन शराब के नशे में धुत। हाँ, वो उसे वॉशरूम लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो अब एक जिम्मेदारी लेना चाहती थी, लेकिन राहुल का मर्दाना अहंकार आड़े में आ गया।
वो जितनी जिद्दी थी, वो उसे उतना ही तोड़ना चाहता था। उसने क्रूरता से हंसकर कहा, मयूरी, इतना भावुक होने का क्या फायदा? तुम तो बस मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करती हो। सिद्धार्थ का क्या? क्या तुम जबरदस्ती के दौरान अपनी बेगुनाही की कहानी उसे सुनाने की हिम्मत करोगी? मयूरी की सिसकियां सुनकर राहुल को एक पैशाचिक संतुष्टि मिली। उसने उसके दुखते रथ पर हाथ रख दिया। उसने कहा, भला कौन सा आदमी गंदी सेकंड हैंड चीज को लेना चाहेगा? मुझे लगता है तुमने अभी तक सिद्धार्थ को नहीं बताया कि तुम अभी कुंवारी नहीं हो। तुमने उसे कैसे बेवकूफ बनाया? उसने जहर उगलना जारी रखा। सिद्धार्थ एक उच्च पदस्थ व्यक्ति, तुम उनके जीवन का इकलौता दास बन गई। चलो शर्त लगाते हैं, क्या वो तुम्हें अब भी चाहेगा या नहीं? मयूरी ने अपने निचले होठों को खून निकालने तक काट लिया। उसने व्यंग और दर्द के साथ जवाब देकर कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है कि वो मुझे चाहता है या नहीं? मैं तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊं? तुम तो बस एक दर्शक हो, मेरे लिए एक महत्वहीन व्यक्ति। ये कहते हुए उसने झटके से फोन काट दिया। इसके बाद विला के बड़े पलंग पर अकेली बैठी मयूरी ने कांपते हाथों से सिद्धार्थ को फोन लगाया, लेकिन आगे से कंप्यूटर जनरेटर की आवाज आई। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी व्यस्त है। उसने बार बार कोशिश की, फिर चेतन को फोन लगाया। घंटे बजे लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मयूरी टूट गई। राहुल के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। कोई भी इस हालात में उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसे डर लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ भी ये खबरें देख ले, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। वो दुनिया की नजरों में गिर चुकी थी और अब शायद सिद्धार्थ की नजरों में भी। उसने आखिरी बार सिद्धार्थ को कॉल किया। बीप के बाद रोते हुए मैसेज छोड़ा, सिद्धार्थ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे पता है तुमने खबरें पढ़ी होंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन 3 साल पहले मैं नशे में थी, गलती से गलत कमरे में चली गई, और वो सब एक बुरे सपने जैसा था। मैं मानती हूँ कि मैंने दुनिया को धोखा दिया, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय तुम्हारे। मुझे माफ कर देना। बाय। मयूरी ने फोन छोड़ा और नीचे आई। विला के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। उसका करियर, उसका सम्मान, सब खत्म हो चुका था, और वो सब पिछले दरवाजे जंगल के रास्ते बाहर निकली। तभी उसके सड़क पर एक टैक्सी दिखी। मयूरी ने उसे रोका और बैठ गई। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, स्टेशन चलो। वो दिल्ली शहर और अपनी बदनामी का हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती थी। तभी दूर खड़े 2 रिपोर्टर्स ने उसे टैक्सी में बैठते देख लिया। तभी एक और ने गौर किया और हैरान होकर कहा, अरे, उस टैक्सी का नंबर प्लेट क्यों नहीं है? उसके पास खड़े दूसरे ने लापरवाही से कहा, अजीब है, सुना है शहर में एक टैक्सी सीरियल किलर घूम रहा है जो लड़कियों का शिकार करता है। खैर छोड़ो, मयूरी सेलिब्रिटी है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। वो वापस अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए चले गए। इस बात से अनजान कि मयूरी किस खतरे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर ने मिरर में मयूरी को देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। वहीं उधर दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर सिद्धार्थ अपनी कार में बैठा। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। उसने फोन पर बात करते हुए चेतन से पूछा, चेतन, मयूरी का फोन नहीं लग रहा। जब वो उसने तुम्हें फोन किया तो तुम कहाँ थे? चेतन ने घबरा कर सफाई देकर कहा, सर, मैं दूसरे शहर से लौटा था। रिपोर्टर्स ने विला को घेर लिया था और मैं वहां अरेंजमेंट कर रहा था। शायद इसलिए मैडम की कॉल मिस हो गई। तभी चेतन ने फोन पर एक खबर आई, जिसको देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर सिद्धार्थ से कहा, सर, बुरी खबर है, मयूरी मैडम विला में नहीं है, वो लापता है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक भयानक ठंडक उतर आई। उसने कड़क आवाज में चेतन से पूछा, साफ साफ बोलो चेतन। चेतन ने घबराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने सुरक्षा के लिए जो आदमी भेजा था, उसने बताया है कि मैडम गायब है। तभी सिद्धार्थ ने अपनी घड़ी में देखकर कहा, आधा घंटा हुआ है, वो विला के पीछे के जंगल के रास्ते से निकली होगी। पूरे शहर में सीसीटीवी खंगालो, रिपोर्टर से पूछताछ करो। मुझे 15 मिनट में मयूरी चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें जमीन खोदनी पड़े या आसमान छानना पड़े। चेतन, लग जाओ। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ के सामने विला के लिविंग रूम में 2 रिपोर्टर्स डरे और सहमे खड़े थे। सोफे पर सिद्धार्थ बैठा था, शांत लेकिन किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि रिपोर्टर्स कांपने लगे। एक रिपोर्टर ने उससे कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, हम सच बता रहे हैं, हमने मिस मयूरी को 40 मिनट पहले एक टैक्सी में बैठते देखा था।
नंबर प्लेट शायद उस पर 2 9 थे। तभी उसने चेतन से उससे पूछा। शायद। सिद्धार्थ धीरे से उठा और यंग एंट्रेंस रिपोर्टर के पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें एक एडिटर बनवा दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ छिपाया तो मैं जो करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। उसकी पकड़ मजबूत हो गई, जिसके इंटर्न दर्द और डर से चीख पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं बता रहा हूं, उस टैक्सी पर नंबर प्लेट नहीं थी। वो शायद वही सीरियल किलर है जिसके बारे में अफवाह फैली हुई है। टैक्सी सीरियल किलर। ये शांत ही। सिद्धार्थ गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में टेबल पर जोरदार लात मारी। सिद्धार्थ ने दहाड़ कर कहा, अगर तुम्हें शक था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसका दिल मयूरी के लिए डर से फट रहा था। वो जानता था कि वो कितनी डरी हुई होगी। उसने डर कर कहा, मयूरी एक सेलिब्रिटी है, वो उस पागल के लिए और भी बड़ा शिकार होगी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। वो खिड़की की ओर मुड़ा और उसने कठोर ऑर्डर देकर कहा, दिल्ली के सभी निकास द्वार बंद कर दो। कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। हर गाड़ी की तलाशी लो। उसकी बात सुनकर रिपोर्टर सन रह गए। एक आदमी के लिए पूरा शहर रोका जा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने आसमान की ओर देखा और एक आदेश दिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने ऑर्डर देकर कहा, मेयर को फोन करो, तुरंत पूरे शहर में आर्टिफिशियल रेन कराओ। मैं 5 मिनट में ऐसी बारिश देखना चाहता हूं कि रोड पर किसी को नहीं दिखना चाहिए, ताकि गाड़ियों की स्पीड धीमी हो जाए, निशान मिल सके। पुलिस डीआईजी से कहो कि साइकोलॉजिस्ट की मदद से उस किलर के संभावित ठिकानों का पता लगाया जाए। उसने मुड़कर आगे कहा, अगर वो समय पर नहीं ये कर पाए तो मैं उनका पतन बन जाऊंगा। चेतन ने सिर झुकाकर चीख कर कहा। उसके कुछ ही मिनटों में दिल्ली का आसमान आर्टिफिशियल रेन से भर गया। सड़कें धुंधली हो गई। सिद्धार्थ खिड़की पर खड़ा था, बाहर के तूफान को देखता हुआ। वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने दृढ़ता से कहा कि वो मेरी को ढूंढ निकालेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया को क्यों न रोकना पड़ जाए। तभी पीछे से कमलेश आंटी ने चिंतित स्वर में कहा, यंग मास्टर, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन आपने कुछ खाया भी नहीं। मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है, प्लीज थोड़ा खा लीजिए। सिद्धार्थ, जो अभी अभी अमेरिका से लौटा था, जिसका फोन प्लेन में बंद था, अब एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। मयूरी का आखिरी मैसेज, अलविदा सिद्धार्थ, उसके कानों में गूंज रहा था। क्या उसे छोड़ना चाहती थी? उसने खाने को इग्नोर करके कहा, मैं खाना नहीं खाना चाहता। चलो मैडम के वापस आने का इंतजार करते हैं। तभी चेतन ने विला का दरवाजा खोला और अंदर आकर कहा, प्रेसिडेंट सर, एक खबर है। इसी बीच उधर एक टैक्सी दिल्ली के एक सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। उसमें बैठी मयूरी ने हैरान होकर पूछा, ड्राइवर, आप मेन सड़कों से क्यों नहीं जा रहे? अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने मिरर में कुटिल मुस्कान देकर कहा, मैडम, आज वीकेंड है, मेन रास्तों पर ट्रैफिक होगा, ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी अचानक खिली हुई धूप गायब हो गई। आसमान से भारी बारिश आने लगी। कुछ ही मिनटों में सड़क पर सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। यह सिद्धार्थ का ऑर्डर था, जिससे मयूरी अनजान थी। उनकी गाड़ी इस तूफान में फंसकर रुक गई। ड्राइवर, जो दरअसल शहर का कुख्यात टैक्सी सीरियल किलर था, अपनी हवस को और नहीं रोक पाया। उसने मयूरी की सुंदरता को घूरा और बेशर्मी से कहा, इस तूफान के कारण सड़कें बंद है। छोटी सुंदरी, तुम मेरी गाड़ी में हो, घर लौटने के बारे में अब भूल जाओ। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल बैठ गया। उसने भागने का फैसला किया और चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर कीचड़ में कूद गई। वो एक बंद गली की तरफ भागी, लेकिन वो उस जगह से अनजान थी। तभी ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तभी मयूरी ने कांप कर कहा, तुम क्या चाहते हो? उसके होठों से खून रिस रहा था। उस ड्राइवर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि तुम बिस्तर पर बहुत अच्छी हो, मैं भी तुम्हारा कमाल देखना चाहता हूँ। नरेंद्र ने उसके बाल पकड़ उसे दीवार पर पटक दिया। उसने मयूरी के कपड़े फाड़ दिए और उसकी कमर से बेल्ट की आवाज आई। मयूरी बेबस थी। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा आहत था। क्या यही उसका अंत था? अपमानित होकर जीने से बेहतर उसे मरना लगा। उसे सिद्धार्थ का चेहरा याद आया, वो एकमात्र व्यक्ति जिसने उससे प्यार किया, और वो अपनी आंखें बंद कर लिया। पूरी ताकत ने उसने अपना सिर दीवार पर मारने की कोशिश की। अब क्या होगा आगे? क्या मयूरी उस सीरियल किलर का हवस का शिकार बन जाएगी, या फिर सिद्धार्थ उसे बचा लेगा? क्या है इस कहानी के आगे?
जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग अपने शहर और अपने नाम को भी जरूर लिखकर भेजें, जिससे कल हम सबके दोस्तों के नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन दोस्त कहाँ कहाँ से अपनी कहानी को सुनता है। कल मैं सबके नाम पढ़ूंगा कहानी में, तो आप लोग सभी जितने भी कहानी सुन रहे हैं, 300 400 500 1000 आदमी जो कहानी को सुनते हैं, वो अपना अपना नाम और अपने अपने शहर का नाम जरूर से जरूर कमेंट करके मुझे भेजे। मैं कल सबके नाम पढ़ूंगा और जानूंगा कि कौन कहाँ से कहानी को देख रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ।